बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में। केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस लेकर आया हूं आपके लिए। अच्छा पेपर था, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। देखते हैं कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई है, कैसा गया पेपर। क्वेश्चंस का एनालिसिस भी साथ में करते चलेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल आराम से बताते चलता हूँ। बढ़ते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। नाउ सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ आपसे, तो हमारा सिलेबस जो था इस बार का इस पेपर में, वो हमारा बड़ा सिंपल सिलेबस था। दैट इज आपका मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, मोर और लेस इनऑर्गेनिक का पार्ट में 3 चैप्टर हैं हमारे पास। दिस इज योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, 3 पार्ट इनऑर्गेनिक के थे और 2 पार्ट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री से थे, मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं अपन आगे। तो देखते हैं पहला जो है क्वेश्चन क्या था एकदम से। तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है। 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद अल्यूमिनियम, है ना। 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद अल्यूमिनियम कह रहा है। तो गिव आपको दे रहा है Al2O3 वेट ऑफ अल्यूमिनियम यूज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे अपन, अल्यूमिनियम प्लस O2 और दोनों से मिलकर मिल जाएगा Al2O3। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लगा लेंगे अपन 4, यहाँ पे लगा लेंगे 3, यहाँ पे लगा लेंगे 2। ये मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, है ना। स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद अल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3 वेट ऑफ अल्यूमिनियम यूज्ड। तो यहाँ जो पर्टिकुलर रिलेशन इस्तेमाल किया गया है वो है आपका मोल टू मास। ये जो रिलेशन इस्तेमाल हुआ है इट इज मोल टू, बोलो क्या है, मास है। एंड वेट ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है, तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम पूछा है तो देखिए जरा क्या करेंगे अपन। यहाँ पे वेट ऑफ एल्यूमिनियम को मैं रिलेट करने वाला हूँ वेट मोल ऑफ O2 से। वेट ऑफ एल्यूमिनियम को मैं रिलेट करूंगा मोल्स ऑफ O2 से। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 4 × 27 ग्राम जो दिख रहा है वो इक्वल टू आ जाएगा 3 × 1, है ना, या O2 के 3 मोल्स लग रहे हैं यहाँ पे। जब आपका 4 × 27, है ना, जब आपका यहाँ पे आप देखें तो 4 × 27, दिस 4 × 27 जब इससे रिएक्ट कर रहा है तो 4 मोल्स है ना एल्यूमिनियम के, 4 मोल्स ऑक्सीजन के 3 मोल से कंबाइन हो रहे हैं। 4 मोल्स मतलब 4 × 27 ग्राम, इसके 3 मोल से कंबाइन हो रहा है। दैट मीन्स कि 1.5 मोल से कंबाइन होने के लिए आपको वेट ऑफ Al लिखता हूँ मैं। ये कैंसिल करूंगा, यहाँ पे आएगा 2, ये कैंसिल होके यहाँ पे आएगा 2। तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 54 ग्राम। 2 × 27 बराबर 54 ग्राम। तो 54 ग्राम की बात करें तो ये मेरा आंसर आने वाला है, दैट इज सी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी मान सकते हो आप इसको और आप उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी मान सकते हैं। आपसे बोला है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, बोलो कौन, इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीशीज की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पाए जाते हैं, सेम। तो बोला कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सो एक एक करके देखें तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो आयरन इज मेरा होता है 26, है ना। और 26 में यहाँ पे देखूं तो Fe पे आया 2+, मतलब अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 24। और जो दूसरा ऑप्शन है वो मेरा मैंगनीज है, मैंगनीज होता है इस 27, है ना, सॉरी ये आ गया 25 हो जाएगा। 25 में अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा 23। तो ये मुझे कहीं से भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नज़र नहीं आ रहा है। एक में 24 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और एक में जो है 23 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो दीज आर नॉट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, है ना। सेकेंड ऑप्शन आप देखें, बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत सिंपल है। O पे -2 है, F पर माइनस है। ऑक्सीजन जो होता है उसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास होते हैं 9। यहाँ पे लिखता हूँ -2 तो ये आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिखता हूँ माइनस तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे, तो इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। सोडियम मैग्नीशियम को देखें तो अगेन ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर है ना C।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और अगर मैं Na+ लिखता हूँ तो ये बनेगा आपके पास 10, और मैग्नीशियम जो है यहाँ लिखते हैं 12, तो Mg2+ है, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे, बोलो कितना है 10। बोलो आया समझ? तो ये भी सही है। और यहाँ पे देखो तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसे हैं जो जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एक में 24 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक में 23 आ रहे हैं। ठीक है, तो ए आंसर। 48 वाले क्वेश्चन की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन का सवाल है ना। आपसे बोला है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम है तो Na(N3) मैच द कॉलम, और उसमें बोला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल के बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको पता करना है, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे इसको देख रहा हूं, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पे देखें आप नाइट्रोजन जो दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, है ना। तो नाइट्रोजन में पहला जो दिख रहा है वो Na(N3) है, आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा N3-, है ना। और N3- को देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है, 3x बराबर -1, तो x इक्वल टू -1/3, तो -1/3 आ गया इसका, इस पर्टिकुलर केस में ये आ जाएगा -1/3। फिर N2 और H2 है, दिस इज हाइड्राजीन, है ना। N2 और H2 की बात अगर मैं करता हूँ तो ये हाइड्राजीन है, तो N डबल बॉन्ड N आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, दिस इज हाइड्राजीन। तो इसकी बात हम करेंगे तो नाइट्रोजन को ले लूंगा मैं 2x + 2 = 0, है ना। हाइड्रोजन +1 होता है ना, हाइड्रोजन कितना होता है +1, तो 2x बराबर करूंगा मैं -2, तो x बराबर -1/2, x बराबर कितना है -1/2, सॉरी -1/2 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ये 2/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, तो -1 आया, तो ये रहा आपका -1। ठीक है, NO की बात करते हैं तो +2 आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, NO+1, और N2O5 को देखेंगे तो +5 आएगा। तो A का जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, A का 3 आ रहा है, और B का जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। A का 3 और B का 4, A का 3 और B का 4, और D का जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप मैच करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो सिंपल सा था जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना था। आप N2O5 को देखेंगे अगर, है ना, तो N2O5 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये N2O5 आ रहा है, नाइट्रोजन को हम मानेंगे 2x, ये आ जाएगा -2 × 5 = 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा ये +10, तो x इक्वल टू 10/2, 10/2 मतलब +5। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारे पास टर्म है 48 में। ठीक है, 49 क्वेश्चन की बात करें, 49 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा E/m वैल्यूज निकालनी है, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। नाउ E/m को जो कहते हैं अपन, E/m का मतलब होता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, E/m का मतलब होता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक, नाउ स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो सबसे पहले अगर E/m को देखता हूं मैं, तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं फाई से, तो फाई ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन फाई ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है आपको। ठीक है, फाई ऑफ इलेक्ट्रॉन फाई ऑफ अल्फा पार्टिकल, और चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अपॉन मास आ जाएगा 9.1 × 10⁻27 kg। ठीक है, अपॉन में अल्फा पार्टिकल जो होता है, जिन बच्चों को नहीं पता हो उनको मैं बता दूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो He के ऊपर कितना प्लस होता है, 2+। He के ऊपर 2+ होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इसके चार्ज की बात करें तो ये आ जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 2 पॉजिटिव है इसलिए 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। और मास की बात करूं तो मास हम इसमें लिखेंगे 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन फाई ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू आ जाएगा ये 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म पलटकर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 × 1.67
इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बोलो समझ आया? आप जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो फाई ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन फाई ऑफ अल्फा पार्टिकल लगभग आएगा 3669 के आसपास, 3669 के आसपास आएगा। और 3669 के आसपास आ रहा मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। सो डेफिनेटली ये नन ऑफ दीज आएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है 49 में, ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इसमें सवाल टिपिकल है नहीं, है ना। नाउ अगला सवाल देखें आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्वेश्चन बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ जो आपको स्पीशी दिए हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, इनका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। देखो रेडियस के टर्म्स में बात करूं तो रेडियस का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है आर एन बराबर होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय क्या होता है जेड। और आप इस बात को देखें तो एक बात आप क्लियरली समझ ले कि यहाँ पे एन का वैल्यू फिक्स है, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है ना, तो एन बराबर 1 है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एन की वैल्यू सबकी फिक्स है। एन की वैल्यू फिक्स है तो अगर मैं इन सारे स्पीशीज को देखूं तो मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास He+ है, मेरे पास Li2+ है और मेरे पास Be3+ है। ये बोलो आ रहा है? अब आप इधर देखें तो यहाँ पे जो है Z बराबर अगर मैं देखता हूँ तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। n सबका फिक्स है, n सबका फिक्स है, n की वैल्यू 1 है, तो आर एन बराबर लिखेंगे अपन R0 बाय 1, R0 बाय 2, R0 बाय 3, R0 बाय 4। अब देखते जाइए Z की वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो ये स्मॉलेस्ट आएगा, सबसे छोटा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी जो वो कैसी आएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, R0 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और अगर कोई पूछे कि सर R0 क्या होता है, तो R0 अपने को पता है कि R0 बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये होता है R0, है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे देखिए Z मैंने रखा नीचे, दैट इज n बाय जेड, n की वैल्यू तो 1 है, n बाय जेड लगा, R0 बाय जेड सबसे छोटी वैल्यू आएगी, तो ये ऑर्डर आएगा इसका, यही ऑर्डर आएगा। तो अगर यही ऑर्डर आएगा दैट मीन्स ये मेरा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, यही मेरा आंसर आएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप सवाल है और ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेंस का PYQ है ना, मुझे ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है और मेंस का PYQ है। तो देखते हैं मेंस का PYQ में क्या कह रहे हैं ये, है ना। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला है स्टेटमेंट कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 अपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीजेस, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 अपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, है ना। तो देख लेते भाई, पोटेंशियल एनर्जी मान लो एक मेरे पास ये चार्ज है Q1 और एक मेरे पास चार्ज है Q2, मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं कहता हूँ नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है R है। पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं हम PE बराबर लिखते हैं -K Q1 Q2 बाय बोलो क्या करेंगे R, तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स ऑफ बोलो क्या है R है। पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स ऑफ R है, ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 अपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन सिस्टम में विद डिक्रीज इन डिस्टेंस। R की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो PE का वैल्यू बोलो क्या होगा इंक्रीज, ये कह रहे हैं, है ना। हालांकि फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ये नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन है, मैग्नीट्यूड जो है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, ओवरऑल वैल्यू तो इंक्रीज होगा। आप डिस्टेंस को डिक्रीज करते जाएं, है ना, क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस को डिक्रीज करते जाएं, डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस को डिक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा। बात समझे, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड देखिए पोटेंशियल एनर्जी का, R की वैल्यू को बढ़ाते जाइए R इंक्रीज होगा, तो ये जो पूरा वैल्यू दिखता जा रहा है ये भी आपका बोलो क्या होगा इंक्रीज। मेरी बात समझे, तो क्या कह रहे हैं सिंपल सी भाषा में कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 अपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीज होगा अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा। गलत है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये तो आपका गलत हो गया, ठीक। अगला क्या कह रहा है ये, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। देख लेते हैं हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट,
तो जैसे मानो कि आपके पास में यहाँ पे मैं कहता हूँ सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ से इधर आया, n बराबर 3 से n बराबर 2 में आया, बात समझे। तो अब मेरी बात को ध्यान से देखो, जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ के ई होती है। टोटल एनर्जी का वैल्यू माइनस ऑफ बोलो क्या होता है, के ई। तो ऊपर से नीचे आ रहा हो ना 3 से 2 की तरफ, 3 से 2 की तरफ आना तो n की वैल्यू डिक्रीज होगी, ई की वैल्यू डिक्रीज होती है। ई की वैल्यू डिक्रीज होने से के ई का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली बोलो क्या होगा, इंक्रीज। एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, लोअर से हायर जाने में एनर्जी बढ़ती है टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड वाले शेल से ये सेकंड वाले शेल की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ओवरऑल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ बोलो क्या होता है, के ई, है ना। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ये बात बिल्कुल सही है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये बात बिल्कुल सही है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। चलो देख लेते हैं इसको भी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कह रहे हैं, देखते हैं। तो हमें एक बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, देखो कि जो टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है वो हाफ ऑफ पी ई होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पी ई होता है, बात समझे। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ क्या होता है, पी ई, यानी जो मेरा एनर्जी आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ई आ रहा है ना, हाफ तो कांस्टेंट हो गया ना, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी ई। तो एनर्जी के बढ़ने से तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लोअर से हायर जा रहा है, लोअर से हायर जाना मतलब नीचे वाले लोअर लेवल से ऊपर वाले पे, नीचे वाले लेवल से, है ना, नीचे वाले लेवल से। मैं कहता हूँ ये एन बार बराबर 1 है और मैं कहता हूँ n2 बराबर ये 2 है, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है ना, कौन से लेवल से, लोअर लेवल से, कहाँ पर जा रहा है ये, हायर लेवल, लोअर लेवल से कहाँ जा रहा है, हायर लेवल। तो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाने में एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किससे लिखते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी। तो एन की वैल्यू इंक्रीज जब होती है तो ई का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज। एन का वैल्यू इंक्रीज होने से ई का वैल्यू भी, टोटल वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज। अगर टोटल वैल्यू इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, मतलब ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये भी बढ़ेगा। अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कैन फ्री अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ आयन। चले आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ आयन। चलो देखते हैं इसको जरा क्या कहना चाह रहा है ना। तो जैसे मानो आपके पास में डिफरेंट एनर्जीज लेवल है ना, ये आपके पास डिफरेंट एनर्जी के लेवल है ऐसे, ये देखिए ये डिफरेंट लेवल, और मैंने बोला भाई ये n बराबर इन्फिनिटी है ना, ये मेरा n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, और ये n बराबर बोलो क्या है, इन्फिनिटी। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो लेवल है मेरा, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ये जो लेवल है इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये जो लेवल दिख रहा है, इस लेवल को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक ग्राउंड स्टेट है और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और ये जो है इन्फिनिटी वाला लेवल है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने से मेरा ये मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है इस पॉइंट पर, और इस इलेक्ट्रॉन को आपको उठाकर आपको यहाँ भेजना है, इसी को हम कहते हैं सेपरेशन एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ भेजना है, एंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज कौन सी एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। और आपको दिया He+, तो He+ का पहले सेपरेशन एनर्जी निकाल लेते हैं अपन, कि एक्चुअली इसको यहाँ से ऊपर भेजने में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में भेजने में कितना एनर्जी लगेगा, बात समझे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना, फ्री करना मतलब मुक्त कर दिया कि जा भाई जा सिमरन, जा जी ले तेरी जिंदगी। तो इस सिमरन को वहां तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो देख पूछते हैं सिमरन से, तो सेपरेशन एनर्जी SE, या इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, इक्वल टू आता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर EV, ये लगता है वैल्यू, ठीक। नाउ
अगर मैं इसको देखूं तो 13.6 आएगा इंटू जेड की वैल्यू 2 2 4 और एन कहाँ से भेज रहे हैं 4 से, 4 मतलब सेकंड वाले शेल से, एन बराबर 2 से, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे जो इसमें सेपरेशन एनर्जी लग रही है, मुझे जो इसमें बाइंडिंग एनर्जी लग रही है वो लग रही है 13.6 ईवी का, है ना। सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, इसको ऐसा करने में कितना ईवी लग रहा है 13.6 ईवी। लेकिन हमारे सवाल में कह रहे हैं कि 11 ईवी वाले से काम हो जाएगा, नहीं होगा, हमें एनर्जी चाहिए 13.6, ये 11 ईवी है, मतलब ये नहीं होगा। तो नहीं होगा तो भाई क्या क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट और लास्ट गलत है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो बी आएगा, फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स। बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, सिंपल सा ये है ना, कि सपोज दैट एन हाइपोथेटिकल एटम गिव्स अ रेड ग्रीन ब्लू। अब जैसे यहाँ से रेड ग्रीन ब्लू लाइन स्पेक्ट्रम बोला है ना, यहाँ पे जो ये बोल दिया आपको, क्या बोल दिया, रेड ग्रीन ब्लू, ये देखो, गिव्स अ रेड ग्रीन ब्लू वायलेट लाइन अकॉर्डिंग टू फिगर, तो ये आपको बोला है। तो कलर आ रहा है आपके पास, पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कलर आपको केवल मिलता है बाल्मर सीरीज में, पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अगर मैं आपके कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं, है ना, हम अगर कौन से स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अगर मैं करता हूं आपसे, तो विजिबल रीजन में केवल और केवल एक ही सीरीज है जिसको हम कहते हैं, कौन सी सीरीज, बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज की बात करूं तो यही एकमात्र ऐसा है जिसका वेवलेंथ जो आता है वो कौन सी रीजन में आता है, विजिबल लाइट में, ठीक है ना। और बाल्मर सीरीज अगर विजिबल लाइट में है, दैट मीन्स आपका जो सीधा सा आएगा बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज का जो n1 होता है उसकी वैल्यू 2 होती है, और n2 की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में होता है और उसकी पहली 3 लाइन आपको क्लियरली नजर आती है, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो बोला है रेड ग्रीन और ब्लू दिख रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 3 से 2 का जो होगा, है ना, कौन सा वाला, 3 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा, ये वाला जो ट्रांजिशन, ये 3 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा, ये वाला ट्रांजिशन आपको कलर शो करेगा। बाल्मर सीरीज 3 से 2 वाला, तो 3 से 2 वाला ट्रांजिशन अगर कलर शो करेगा, तो एक ही मेरे को ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये बोले डी वाला, है ना। रेड लाइन पूछिए आपसे कि रेड लाइन कौन सी आएगी, तो रेड लाइन जो आएगी वो केवल ये वाली आएगी, 3 से बोलो कौन सा, 2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अ 3p ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन, है ना। तो पहले देखते हैं नोडल प्लेन क्या होते हैं। तो बच्चों जब नोडल प्लेन की बात करते हैं, है ना, तो अपन लिखते हैं कि इट इज द प्लेन, एक ऐसा प्लेन होता है, इट इज द प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज, बोलो कैसा है, 0। एक ऐसा प्लेन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 0। आपसे बोला 3p। अब प्लेन की बात में अगर करूं मैं, तो पहली बात ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन अगर आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन को निकालने का तरीका होता है L, है ना। नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालने उसका तरीका होता है L, और L मतलब होता है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालना है मतलब L, और L मतलब होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 3py बोला है, तो 3py बोला है, तो 3py बोला मतलब L की वैल्यू आ जाएगी 1, L की वैल्यू आनी 1, तो 1 आनी मतलब एक नोडल प्लेन आएगा, L की वैल्यू आनी 1 मतलब एक नोडल क्या आएगा, प्लेन, एक नोडल प्लेन आना है। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो बात तो प्लेन देखते हैं अपन। तो अगर मैं प्लेन्स की बात करूं तो ऐसे आएंगे, यहाँ पे ये x, ये y, ये z, है ना। ये वाला जो प्लेन आपका दिख रहा है, ये प्लेन कहलाएगा आपका xy, ये वाला प्लेन कहलाएगा yz, और ये कहलाएगा xz। अब py बोला है, py, तो y मतलब ये तो गया, केवल यही बचा, इसी में है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी केवल इसी में है 0, दैट इज xz या zx कह लो, xz कह लो या फिर क्या कह लो, zx। तो ये एक ऐसा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन L बराबर 2 इन एन एटम। L बराबर 2 मतलब L बराबर 2 मतलब कौन से सब शेल की बात कर रहा है? डी सब शेल की बात कर रहा है, डी सब शेल की बात कर रहा है। और आपको दिख रहा है ये, तो ये n बराबर आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 2, ये 3, ये फोर्थ वाले शेल में, है ना। चलो देखते हैं। तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास में? 2 और 10, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 10 और 11, 10 और 11 आ गए 21 और ये 23 आ रहे हैं। 23 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। Z बराबर इस 23, तो यह लिखूंगा मैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना। फिर उसके बाद 4s2 और 3d3 लिखेंगे, 4s2 और 3d3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, है ना। डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो 4s2 और 3d क्या आएगा? 3 आएगा। आपसे L बराबर 2 में बोला है, तो L बराबर 2 आप देखें तो L बराबर 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। L बराबर 2 में ये देख लो, ये L बराबर 2 में मतलब 3d3, L बराबर 2 में 3d3 मतलब D में इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो D में इलेक्ट्रॉन्स पूछना तो L बराबर 2 में, L बराबर 2 मतलब D में, और D में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 3। बात समझे? तो यहाँ मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आपका निकल कर आएगा, बिल्कुल सिंपल एकदम 54। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 13, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अजीमुथल क्वांटम नंबर L बराबर 1 एंड 2। L बराबर 1 में कितने हैं और L बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो देखो L बराबर 1 मतलब आपसे पूछा है P के इलेक्ट्रॉन्स, L बराबर 2 मतलब आपसे पूछा है D के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं क्रोमियम में और बोला है L बराबर 1 में और L बराबर 2। L बराबर 1 मतलब P के इलेक्ट्रॉन्स, L बराबर 2 मतलब किसके? D के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोमियम, यहाँ लिखता हूँ मैं 24, यहाँ लिखूँगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, 4s1 और 3d5। तो L बराबर 2, L बराबर 2 का केस तो ये खत्म हो गया, है ना। ये D है, L बराबर 2 में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चलो खत्म हो गए। तो L बराबर 2 में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और L बराबर 1 मतलब P में, तो L बराबर 1 मतलब बोलो किस में कह रहे हैं? P में। तो P में देखो जरा, तो P में ये आ गए 6 और ये आ गए 6, है ना। 6 और 6 टोटल बोलो कितने हो गए? 12। तो L बराबर 1 मतलब कि P सबशेल की बात जब करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? तो 12 और 5, है ना। तो 12 और 5 के हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो B आ जाएगा, 12 और 5। ठीक है, पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो सिंपल ही लग रहा है, वो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। चलिए 55 क्वेश्चन हो गए, है ना। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है आपको, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपको बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मेरा ये सेंटर में न्यूक्लियस है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सेंटर में क्या आ रहा है? न्यूक्लियस। अब सेंटर में अगर मैं न्यूक्लियस लेता हूँ तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, ऐसा ये, है ना। एस ऑर्बिटल जो होता है इट इज़ बोलो कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप, है ना। थोड़ा सा इसमें कलर भर देते हैं अपन, ये देखो, तो स्फेरिकल इन शेप होता है ये, ठीक। और स्फेरिकल इन शेप है तो मैं कहता हूँ ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ये जो दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस है सेंटर में। तो आप देख रहे हैं इसके न्यूक्लियस को, एक मिनट यार क्या हो रहा है, इसके न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है ना। ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसको चारों तरफ से क्या करके रखा हुआ है? घेर के रखा हुआ है। और इसको अगर चारों तरफ से घेर रखा है न्यूक्लियस को, तो मान लो अगर मैं यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूँ, है ना, मैं यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूँ कि जा भाई जाके इस न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर, तो पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। एस ऑर्बिटल ने न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर रखा है। जो आप येलो कलर देख रहे हैं इसके अंदर, येलो कलर जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बता रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? पी के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करता हूँ? पी के बारे में। तो पी को आप अगर ध्यान से देखोगे
तो P जो होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये P दो जगह से घेर के रखता है, देखो ये, तो P ने दो साइड से घेर रखा है। कितने साइड से घिरा हुआ है? दो साइड से। फिर मैं कहता हूं अगर आपको ये कि मेरा ये न्यूक्लियस है ना, अरे ये क्या हो रहा है ना, एक मिनट जरा मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ भाई ये मेरा न्यूक्लियस है, तो ये मेरा p ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल में दो रास्ते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है, s में तो कहीं से जगह ही नहीं है। मैं कहता हूँ d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल को देखो तो d के मैं ऐसे चार लोब्स बना देता हूँ। चार लोब्स बनाना मतलब इसके पास में चार रास्ते हैं जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये लोब्स हैं, ये ऑर्बिटल है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। और आखिरी जो आता है आपके पास में वो आता है आपका कौन सा ऑर्बिटल बोलो, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। अब इसके पास कितने ऑप्शन है? पाँच ऑप्शन है एफ के पास में, है ना, कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो वो पांच जगह से इसमें क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर पी, फिर डी और सबसे वीकेस्ट एफ का होता है। एफ में ऐसी पांच लूप होल्स है जहां से इलेक्ट्रॉन आपका इजीली उसमें अटैक करने आ सकता है। पर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास में, है ना, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या करके बैठा है, घेर के। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आएगा वो किसका आएगा, एस, पी, डी और एफ। ये रहा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जो आएगा वो एस, पी, डी और किसका आ जाएगा, एफ का। क्लियर है? क्लियर मेरी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 57 बोला है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है आपसे, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पीशीज पॉइंट आउट द स्पीशीज हैविंग हाईएस्ट जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव हाईएस्ट किसका है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से ना जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव को अगर आप देखें, डिफाइन करें तो जेड इफेक्टिव का बड़ा सीधा सा मीनिंग होता है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के द्वारा, है ना, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बढ़िया, ऐसी भाषा में लिखेंगे अपन, लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कौन सा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझे, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब देख लो इन स्पीशीज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है Na प्लस Li प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस में नहीं आएगा, F माइनस है ना, यहाँ पे देख लो तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये सबसे ज्यादा Na प्लस और Li प्लस। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरा जो A वाला सेट है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलो अगला आता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट की बात करूं तो एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है ना। सेकंड की बात करूं तो ये आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या लिखा है, नियॉन, है ना। P3 की बात करता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ऐसा होता है। और आपसे जो बोले हैं, आपसे ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन चार सेट बोले हैं आपसे, है ना, ये चार सेट के बारे में आपसे बोला है। अब इन चार सेट में देखें तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक आपका एक इफेक्ट लगता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट तो होता क्या है यहाँ पे कि इस पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो सोडियम की ज्यादा होती है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम से भी ज्यादा आ जाएगी। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी एल्यूमिनियम से, और उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद बोलो कौन है, सिलिकॉन। तो सोडियम की ज्यादा मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की कम है और सिलिकॉन की ज्यादा है। तो आप देखें आपको जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका इसमें सिंपली से क्या कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 की तरफ चलता हूँ। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड बोला है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ग्रुप 16 के एलिमेंट से बच्चों, ठीक है। और ग्रुप 16 के अगर मैं आपसे डेल एच की बात करूं तो ग्रुप 16 का जो डेल एच होता है, जिसको हम चाल्कोजेंस भी कहते हैं, दीज आर नोन एज चाल्कोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये सेकंड पीरियड होता है, ये थर्ड पीरियड होता है, ये 4 पीरियड होता है, ये 5 और ये 6। जनरली अगर मैं बात करूं, सेकंड पीरियड के डेल एच का वैल्यू थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम होता है। सेकंड पीरियड के डेल एच का वैल्यू थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कम होता है। बहुत आराम समझना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो जो डेल एच वैसे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए था, होता नहीं है। डेल एच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये मेरा एटम है, और मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जब आप प्लेस करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से खूब सारी एनर्जी जो है वो बाहर निकल जाती है। ये जो निकलने वाली एनर्जी है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। कोई एटम था, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को रखा, तो उसके अंदर से खूब सारी एनर्जी बाहर आ गई, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी पकड़ लेगा ना, इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी अपनी तरफ खींच लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। और इसमें ये क्या कह रहे हैं कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो होता है उसकी डेल एच की वैल्यू कम होती है, किससे? थर्ड से। मतलब अगर मैं ऑर्डर ऑफ डेल एच की बात करूं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्डर ऑफ डेल एच तो कायदे से ये होना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वाला ऑर्डर गलत होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एस ओ, फिर एस ई, फिर टी ई और फिर पी ओ। लेकिन इस केस में ये भी गलत होता है, ध्यान रखना। इस केस में ये भी गलत होता है, और एग्जैक्टली जो होता है, एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है डेल एच की, वो ये आती है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और सबसे आखिरी में ऑक्सीजन आता है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में कौन आता है? ऑक्सीजन। अदरवाइज बाकी के जो एलिमेंट है ना, उसमें डेल एच का जो वैल्यू होता है ना, बाकी के जो एलिमेंट्स उसमें डेल एच का जो वैल्यू होता है, वो सेकंड पीरियड का वैल्यू जो होता है वो थर्ड से कम होता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, वो सबसे लास्ट में चले जाता है, समझे। तो ऑक्सीजन की वैल्यू होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन होती सबसे कम है। तो सल्फर के बाद सेलेनियम, और सेलेनियम के बाद बोलो कौन है? ऑक्सीजन। क्लियर मेरी बात, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन ऑन पाउलिंग स्केल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो आप P1 को देखें तो हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे हीलियम आता है। P2 की बात करता हूँ तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बोलो कौन है? नियॉन, है ना। P3 की बात करता हूँ मैं, तो क्या है ये? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और बोलो कौन है? आर्गन। अब आप देखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस दे रखा है आपको एक, है ना। आपको दिया हुआ एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस, एक कार्बन, है ना, और एक क्या दिया है? सिलिकॉन। ये दिया हुआ है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आता है 3.0, इसका वैल्यू आता है 2.1, इसका वैल्यू आता है 2.5, और ये उससे भी कम आएगा, है ना, लगभग 1.8, 1.9 के आसपास होना चाहिए इसको, या 2 के आसपास। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा जो आ रहा है वो नाइट्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन के बाद कार्बन आ रहा है, के बाद फॉस्फोरस और सिलिकॉन। नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बात समझे। नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस और क्या दिख रहा है? सिलिकॉन। तो ये सिंपल से आपके क्वेश्चन थे, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, जिसमें ग्रुप, पीरियड वो सब निकालने के लिए आपसे बोला जाता है। तो अपन देख लेते हैं।
हालांकि एलिमेंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो ऐसे कुछ कॉमन एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर अपनों को ध्यान रहते हैं। जैसे 57, तो ये आपका एलिमेंट है लेंथनम, 17 मतलब क्लोरीन है, 19 मतलब पोटेशियम है, और ये कॉपर है। कुछ बड़े अगर एलिमेंट होते हैं तो बड़े एलिमेंट को फिर हम निकालते हैं इस तरीके से कि ये हम यहाँ पे मान लो किसी ने मेरे को दे दिया होता, फॉर एग्जांपल 72 दे दिया होता, तो 72 फिर अपन इससे चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन प्लेस करके, है ना। तो इस पर्टिकुलर सवाल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर हमें बेसिक पता होते हैं। जैसे 29 बहुत कॉमन है एटॉमिक नंबर, कॉपर होगा, 19 पोटेशियम है, 17 क्लोरीन है, और लेंथनम इस 57। आपने अगर देखा हो, थोड़ा सा ध्यान हो आपको, तो स्कूटी यहाँ ला आपने देखा होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 39, इसका नंबर होता है 57, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये 3rd पीरियड होता है, ये 4 पीरियड होता है, और ये क्या होता है 5। 3D है ना, 3D है ये, 3D है सॉरी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इधर ये कैल्शियम होता है ना, इसके पहले कैल्शियम, तो 4th पीरियड का होता है 4, ये 5, और ये बोलो 6। तो ऐसे ये आपके एलिमेंट है। स्कूटी यहाँ ला, तो बेसिक मैंने आपको एलिमेंट बताया कि कौन कहाँ से। अब अपन चेक कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है इट इज़ अ डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक का है ये डेफिनेटली। जो आपका ए जो दिख रहा है, ए जो दिख रहा है आपका, ये जो ए दिखाई दे रहा है, ये ए आपका जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब पी से तो मैच कर रहा है। 4th पीरियड एलिमेंट नहीं, इट वायोलेट्स अबाउ प्रिंसिपल, बिल्कुल वायलेट कर रहा है। क्योंकि अगर ये क्यों वायलेट कर रहा है मैं आपको ये बात भी समझा दूं, क्योंकि अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो 54 है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 57 है। ये 54 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57 है। तो 57 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर डिफरेंस अगर आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कायदे से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए और यहाँ पे 1 आना चाहिए। ये इसमें ना जाते हुए डी में जाता है। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, मतलब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को 4f में जाना चाहिए। ये 4f में नहीं मिलता है, ये 5d में मिलता है। लेंथनम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 5d में मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये वायलेट्स कर रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है, इसका ये आ जाएगा आर, इट वायोलेट्स, इट वायोलेट्स, वायलेट करता है इस चीज़ को, दैट इज नोन एज ये वायलेट्स प्रिंसिपल, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन मतलब कि बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाला ये जो दिख रहा है आपको क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक मतलब पी तो आएगा ही आएगा, बोलो आएगा। और बोला है क्लोरीन इज अ वायलेट नहीं करता, 4th पीरियड का नहीं, नॉन मेटल जरूर होता है। तो पी का एस, पी का आर, और ये जो बी है, बी के साथ एक पी आ रहा है और एक क्या आ रहा है, एस आ रहा है। पोटेशियम बोला है, पोटेशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, 4th पीरियड का होता है ना, 4th पीरियड का एलिमेंट है पोटेशियम, 4th पीरियड का एलिमेंट है। 4th पीरियड का एलिमेंट कैसे है देख लो आप चाहो तो, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, और ये 4th पीरियड। बोलो समझ में आया। तो 4th पीरियड का एलिमेंट है, बिल्कुल है ये, ठीक है। और एस ब्लॉक एलिमेंट भी बिल्कुल सही, इट इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आंसर्स को मैच करो, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो ए आ रहा है, दैट इज पी का आर, है ना। लेंथनम है, क्लोरीन है, पोटेशियम और कॉपर है, 4th पीरियड के एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 कह रहा है कि आपसे ये कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच प्रॉपर्टी इज कॉमनली शोन बाय कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड बहुत इनसॉल्युबल होता है, पहली बात तो पानी में, है ना, तो हाईली सॉल्युबल तो हो नहीं सकता। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गलत है, ग्रेफाइट को छोड़कर। केवल ग्रेफाइट है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है, बाकी किसी की नहीं होती है। लो बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल होता है, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मेरा सिंपल सा आंसर है दैट इज लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका कम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन। यहाँ पे बोला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोला है, C2 माइनस में सिग्मा बॉन्ड बोले हैं C2H2 में। तो यार ये तो बहुत एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, बट ठीक है करते हैं। C2 और 2 माइनस है, तो C2 2 माइनस की बात करूं तो C ट्रिपल बॉन्ड C लिखूंगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। इसको लिखेंगे पाई, इसको लिखेंगे पाई और सिग्मा।
तो एक सिग्मा आ रहा है इसके अंदर, है ना। तो C2 माइनस में एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ये रहा, ठीक है। C2H2 दिया हुआ है, एसिटाइलिन भी कहते हैं इसको हम, C2H2 को एसिटाइलिन कहते हैं, तो एसिटाइलिन कहेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, है ना। तो ये बोलो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे एसिटाइलिन में, एसिटाइलिन में 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। CH3OH दिख रहा है आपको, अगला आपको जो अगला दिख रहा है वो CH3 क्या दिख रहा है, OH। तो CH3OH की बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर H, ये H, ये H, ये O, ये H, सारे ही सिग्मा बॉन्ड है। तो सारे ही सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। तो 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे ये। और HNO3 की अगर मैं बात करता हूँ तो HNO3 का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो HNO3 आपको कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर N, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, बोलो आया। तो HNO3 की अगर मैं बात करूँगा तो 4 सिग्मा दिखेंगे यहाँ पे मुझे, 1 2 3 4, बोलो आया। 1 2 3 और 1 क्या आ रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो टोटल मिला के आप देखें HNO3 में 4, तो मेरा जो ऑप्शन मैच करता है यहाँ पे वो आ जाएगा, ए का आ जाएगा क्यू, ए का क्यू, है ना। और बी का आप देखेंगे तो बी का आ रहा है आर, ए का क्यू और बी का आर, मतलब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में। आगे चेक करते हैं अपन, ए का क्यू और बी का आर। और सी जो दिख रहा है, सी का आ रहा है पी, सी का आ रहा है पी, सी का पी आ रहा है, मतलब यही आंसर मैच कर रहा है। ए का क्यू, बी का आर, बी का आर, सी का आ रहा है पी और ये एस, डन। तो यहाँ आप देखें ये अपना सिंपल सा आंसर है, दैट इज कौन सा वाला जो आप देख रहे हैं इधर, ये आपका बी आंसर है, दिस इज बी आंसर, ठीक है। 63 के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ तो अपने को क्लियर है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे। तो C2H6 की बात करूँ तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, तो ये तो नहीं हो सकता। SiH4 की बात करूँ तो इसको सिलेन कहते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, पूरे 4 बॉन्ड, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। PS3 जो होता है, रॉटन फिश स्मेल आती है इसमें से, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, लोन पेयर है, ऑक्टेट पूरा है। BeCl2 जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस बेरिलियम के पास केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इस बेरिलियम के पास केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहाँ मेरा आंसर जो आएगा वो डी आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन NO3 माइनस आयन, नाइट्रेट आयन है ना, ब्राउन कलर गैस देता है, सॉल्ट एनालिसिस में देखा होगा। तो नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रेट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे O और ये माइनस, एंड यहाँ पे ये ऐसा आएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये होता है NO3 माइनस। तो नाइट्रेट, नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, तो इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज +1, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज आएगा +1। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज तीनों पर हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों पे हो सकता है। एक नेगेटिव 3 पर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक नेगेटिव 3 पर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब -1/3, एक नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज इक्वल टू -1/3। तो नाइट्रोजन पे आएगा +1 और इस पे आएगा -1/3, +1 और -1/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, एक कंपाउंड है जिसके सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर है। तो पहला आपको BrF5 दिख रहा है, पहला आपको BrF5 दिख रहा है, तो BrF5, तो BrF5 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे 7 + 5, तो 7 + 5 यहाँ पे आ गया 6, 6 - 5 मतलब एक लोन पेयर, है ना, ये 6 आया वैल्यू। और साइड एटम को माइनस करते हैं, है ना, यहाँ पे अपन जो निकाल रहे हैं BrF5 में मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले, ये टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का तरीका होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस, बोलो क्या होता है, एनायन, है ना, माइनस कैटायन प्लस कितना होता है, एनायन, ये होता है। अब माइनस कैटायन प्लस एनायन की अगर बात करूँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं मेरे पास, और साइड एंड 5 है, तो एक लोन पेयर आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे ClF3 की बात करता हूँ तो ClF3 को अगर आप देखो
तो ClF3 में अगर देखेंगे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हाफ क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 3, यहाँ पे 10/2, 10/2 मतलब बोलो 5, 5 में से 3 गया तो 2 लोन पेयर, 5 में से 3 गया 2 लोन पेयर। ClF3 टी शेप होता है, ClF3 कितना होता है, टी शेप, तो 2 लोन पेयर बोला है ना। तो ClF3 को अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, स्ट्रक्चर वाइज भी, सॉल्यूशन में आराम से ही बताऊंगा, भागा दौड़ी नहीं करना है ना। यहाँ पे F, ये थोड़ा सा टी शेप होता है और इसका टी थोड़ा सा बेंट होता है और ये इसका लोन पेयर होता है, बात समझे। तो ClF3 में आप देखिए 2 लोन पेयर आपको नजर आएंगे, है ना। HCF4 भी बता ही देता हूँ मैं आपको, है ना। तो HCF4 अगर आप देखेंगे तो HCF4 आपको कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर ये आ जाएंगे आपके 8 और 6, है ना। HCF4 है ना, तो 8 और 4 12 है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको HCF4 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा F, इधर भी F है ना, ये F, इधर भी लोन पेयर और इधर भी क्या है, लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इज R, तो इसमें तो दोनों आंसर आ रहे हैं यार। HCF4 है ना, 8 और 12 6, तो दोनों आंसर आ रहे हैं इसमें, तो B और C दोनों आ रहा है, B और C दोनों आ रहा है इसमें, है ना। एक बार मैं जरा क्वेश्चन चेक कर लूँ, एक मिनट रुकिएगा, इधर तो नहीं कुछ मिस्टेक हो गया है। 8 कहाँ गया क्वेश्चन, इसमें दोनों ही हैं, HCF4 भी और ClF3 भी, दोनों ही हैं, दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके इसके अंदर जाएंगे, B और C दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर आपके जाएंगे। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने फिजिकल कॉपी में भी देख लिया, वही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 की बात करूं, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3- आयन, I3- में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं। तो I3- को आप देखेंगे तो ये ऐसा होता है I2 + I-, है ना। I2 प्लस कितना होता है, I-, और जब इसको अपन देखते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है I, फिर यहाँ पर भी I, फिर यहाँ पर भी I और ये माइनस, है ना, यहाँ पर भी माइनस, है ना। तो इसको देखें अगर आप, तो लोन पेयर की बात करूँ मैं आपसे, तो 1 2 3 4, 3 लोन पेयर, 1 2 और ये यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ऐसे लोन पेयर आते हैं। तो टोटल मिला के देखो कितने होगा इसके पास में, 6 और 3 9 लोन पेयर होते हैं इसके अंदर I3- में, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि I2 अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो I2 के पास में लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ है। और I- को देखें आप तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 1 8, और इसके कारण कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो 4 में से ये वाले तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे बॉन्डिंग में 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये 2 काम आ गए, बचे हुए देखो 1 2 और 1 ये 3। तो टोटल मिलाकर इसके अंदर 9 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। टोटल मिलाकर इसके अंदर लोन पेयर कितने होते हैं, 9, ठीक है। 67 की बात कर रहे हैं। 67 के बाद में बात करें तो 68 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, है ना। लाइमस्टोन जो है वो केवल 20% प्योर ही है। तो मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बोला है, तो CaCO3 दुनिया के किसी भी कार्बोनेट को अगर हीट करोगे, तो दुनिया के किसी भी कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये देगा CaO और CO2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैस। जब इसको 100 ग्राम जलाते हैं, है ना, जब इसका 100 ग्राम का कंबशन कराते हो तो आपको CO2 मिलता है 44 ग्राम। 100 ग्राम जलाने पे 44 ग्राम मिल रहा है। तो 20 ग्राम को जलाने पर, जो कि 20% ही प्योर है, तो ये आ जाएगा W ऑफ CO2। 20 ग्राम को जलाया, लेकिन प्योरिटी कितना परसेंट है, 20% ही है। तो 20% प्योर है, मतलब अपने काम का 4 ग्राम ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 100 अपॉन में 4, है ना। प्योर कितना है, 20% है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 44, है ना, अपॉन W ऑफ CO2। तो W ऑफ CO2 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे,
तो इधर चलेगा, ये तो आ जाएगा 44 इंटू 4 अपॉन में 100, 44 4 और ये 100, 4 4 जा कितना हो गया 16, 1 4 4 जा 16 और 17, 4 4 जा 16 और 17 अपॉन में बोलो 100, 100 है ना, तो 17.76 ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है, 17.76 ग्राम, 20 ग्राम, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 100 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहा है CO2 है ना, राइट, CO2 प्रोड्यूस्ड, तो 20 ग्राम बोला है ना, 20 ग्राम को हीट करा तो 4 इंटू 44, 4 4 जा 16, 1 है ना, 4 4 जा कितना आ रहा है ये 16 का 1, फिर 4 4 जा 16, ओके, और 17, हाँ ठीक है, यहाँ ये मिस्टेक कर दी थी, 176 आएगा ये आ जाएगा 176, दैट इज इक्वल टू 1.76 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.76 ग्राम। तो 1.76 ग्राम से आप देखिए बड़ा सिंपल सा ये सवाल आपका आ रहा है, ठीक है। 68 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इनमें से कौन परमिसिबल नहीं है, किसको हम नहीं मानेंगे सही, है ना। तो मैंने आपको बोला, एक बात सिखाई है आपको जब अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं कि n हमेशा बड़ा आएगा l से, है ना, ये कभी नहीं हो सकता, और l की वैल्यू होती है ना, l की वैल्यू जो होगी ये हमेशा n से कम आती है, और अगर m को देखेंगे आप तो m की वैल्यू जो होती है वो -l से लेकर +l होती है, m की वैल्यू -l से +l। तो एक एक लेवल से चेक करते हैं अपन, ये 5 और 3 है पॉसिबिलिटी है, ये 3 और 2 है पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी, n और l से तो सबकी पॉसिबिलिटी है ना। अब अपन l और m को चेक करते हैं, l अगर 3 है तो m 0 हो सकता है, l अगर 2 है तो m -3 कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। l की वैल्यू अगर 2 आ रही है, l का वैल्यू अगर 2 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है -2, -1, 0, +1 और +2, इतना ही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता कभी भी। तो 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये परमिसिबल नहीं है, इट इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा E इंटू डेल्टा टी। अब एक बात देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक तो रिलेशन ये आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा P इंटू डेल्टा X ग्रेटर देन H इक्वल टू 4 पाई होता है। फिर आपने पढ़ा होगा M इंटू डेल्टा V डेल्टा X H अपॉन ग्रेटर देन 4 पाई, और एक एनर्जी के टर्म्स में भी होता है कि डेल्टा E इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन बोलो 4 पाई, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बिल्कुल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ बिकॉज ऑफ ग्रेटर सिमेट्री, बिल्कुल सही है। हाफ फिल्ड हुए या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हुए, उनकी स्टेबिलिटी हमेशा ही ज्यादा आएगी, ठीक है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में, है ना, ध्यान रखना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ n, एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ n। बात समझे, एनर्जी केवल n पे डिपेंड करता है, इसका मतलब 1s की एनर्जी हमेशा कम रहेगी, 2s बराबर 2p आएगा, उसके बाद 3s बराबर 3p आएगा, बराबर 3d आएगा, सो ऑन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में? हाइड्रोजन एटम के केस में, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। बाकी सब में तो n+l रूल लगाते हैं अपन, बाकी सब जगह अगर आपको एनर्जी निकालनी हो तो n+l रूल लगाते हैं, जिसको हम अबाव रूल कहते हैं, n+l रूल लगाते हैं, इसको हम अबाव रूल कहते हैं, है ना। तो केवल हमारे पास यही है कि हाइड्रोजन एटम के केस में 2s और 2p की एनर्जी हमेशा सेम आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में n की वैल्यू सेम है, दोनों में n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम, तो एनर्जी भी कैसी? सेम। कौन सा एटम के केस में? हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन 71, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग आयंस, है ना, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज। सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है भाई,
है ना। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में देखेंगे जितना पॉजिटिव उतना छोटा और जितना नेगेटिव उतना बड़ा। तो पॉजिटिव आप देखें तो Ca2 प्लस सबसे छोटा रहेगा, उससे बड़ा K प्लस, उससे बड़ा Ar, उसके बराबर। अच्छा है सबका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही, कंफ्यूज मत हो जाना। कई लोगों को, बच्चों को लगेगा कि सर इसके अंदर तो Vr आएगा, वॉन्डर वॉल रेडियाई, तो ये तो सबसे बड़ा होना चाहिए। सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके बैठे हैं, सारे के सारे स्पीशी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके बैठे हैं, सभी नोबल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा वो छोटा रहेगा और जिस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो आपका ए आंसर आएगा। ठीक है। 72 वाले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो पहला हाइड्राइड है, पहला जो है वो हाइड्राइड्स है और हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बोला है। तो हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर बोला है तो देखो जरा, ग्रुप 15 के अगर हाइड्राइड्स की बात करूं तो NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 डाउन द ग्रुप आ रहे हो आप, है ना। तो डाउन द ग्रुप आने पर एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा जल्दी से। वीकर बॉन्ड है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ने से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता है, और बॉन्ड एनर्जी अगर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बोलो क्या होगा, इंक्रीज। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज तो एसिडिक कैरेक्टर बोलो क्या होगा, इंक्रीज। आया। सिमिलरली यहाँ पे बात करें फर्स्ट आईपी की वैल्यू, तो गलत है यार, ये तो बेरिलियम की ज़्यादा आएगी ना, लिथियम से ज़्यादा आईपी बेरिलियम होता है, और फिर इधर आता है बोरॉन और फिर इधर आता है कार्बन। तो यही आ रहा है, बिल्कुल यही है ना, बिल्कुल सही है। बाकी सब सही है, आयनिक रेडियस बिल्कुल सही है सारे के सारे। तो यही है आपका है, दैट इज बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या रहती है, ज़्यादा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, देखो सोडियम मेटल एस ब्लॉक का ऑक्साइड है, तो मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, आपको याद हो मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एक ट्रिक बताई थी, है ना, जनाबे अली गाय सुना करे, याद करो, जनाबे अली गाय सुना करे, वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। ये कुछ मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, जनाबे अली गाय सुना करे। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जिंक, बेरिलियम, अल्यूमिनियम। जनाबे अली गाय सुना करें आसमान के, वो सभी आसमान के 3533 प्रभु, प्रभु मतलब लेड है। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब नाइट्रोजन मेरा नॉन मेटल है ना, तो नाइट्रोजन में ध्यान रखना ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। और Cl2O क्लोरीन है, एसिडिक होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड आपके पास एक CO है ना, और एक है N2O। ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, बात समझे। तो आंसर आपका NO2 मतलब फर्स्ट का B, फर्स्ट का B के बाद सेकंड का D, फर्स्ट का B और सेकंड का D। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट का B, सेकंड का D, थर्ड का A, थर्ड का A। तो फर्स्ट का क्या आ रहा है, B आ रहा है, सेकंड का आ रहा है D, थर्ड का A। तो एक ही आंसर मैच कर रहा है, ये D वाला, बात समझे। तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये एम्फोटेरिक भी होते हैं। ठीक, चलिए 73 के बाद 74 पे आते हैं, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। फॉलोइंग स्पीशीज में करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात जब मैं करता हूं आपसे, तो O2 प्लस क्या क्या दिया हुआ, O2 दिया है ना, एक है आपके पास O2 तो नहीं दिया है कहीं पर भी, O2 प्लस दिया है, O2 यहाँ पे माइनस दिया है, और O2 2 प्लस दिया है, बात समझे।
इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके 15, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 17 और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 हो जाएंगे। तो 14 है तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0, 15 का आएगा 2.5 है ना, अगर आपको थोड़ा सा वो टेक्निक याद हो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, 15, 16 और एक ये 17। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2.5, ये आएगा 2.0 और ये आएगा 1.5 है ना। तो O2 माइनस 17 मतलब ये 1.5 आ रहा है। तो O2 2 प्लस जो दिख रहा है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा आएगा, फिर O2 प्लस का, फिर O2 माइनस का। तो ये आपका आंसर बी आ जाएगा, ये आंसर आपका बी आएगा। देख लो ध्यान से, O2 2 प्लस जो दिख रहा है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 है, इसमें 15 है और ये इनके बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यूज। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बहुत जगह सुना होगा आपने। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो मोस्ट कॉमनली आपको इन पर्टिकुलर एग्जांपल में देखेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। पहले इसको देख लेते हैं अपन। यहाँ से इधर आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा O और ये, है ना, और यहाँ पे जो देखें आप तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और इसी में होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यही रहता है आपका स्टीम वोलेटाइल। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिफिकेशन वाला चैप्टर है, वहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल मेंशन्ड है, ये स्टीम वोलेटाइल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए तो पहला बोला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, ठीक है, तो O2 प्लस, देन बोला है आपको O2, है ना, देन बोला है O2 माइनस और देन बोला है O2 2 माइनस। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें इनके अपन, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास में 15, इसके आ रहे हैं आपके पास 16, इसके आ रहे हैं 17 और इसके आ रहे हैं 18। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें 15, 16, 17, 18 तो ये 14, 15, 16, 17, 18 बॉन्ड ऑर्डर देखूँ मैं तो 14 का आता है 3, इसका 2.5, इसका 2.0, इसका 1.5 और इसका आता है 1, है ना। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर इसका आ रहा है 3 के बाद आ रहा है 2। ठीक है, ये अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ऐसा। ये आप देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है 2, O2 माइनस है मतलब 17 इलेक्ट्रॉन से 17 का आ रहा है 1.5 और ये आ रहा है 1.0। तो ये तो बात सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये तो 1 रिस्पेक्टिवली, है ना। आगे कह रहे हैं C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स डीजनरेट पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, बना के देख लेते हैं अपन, है ना। पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोला है इन्होंने, तो बना के देख लेते हैं ड्रॉ करके। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई, है ना। चलो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल देख लेते हैं अपन। तो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इधर 3, है ना, और यहाँ पर भी 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा ऐसा, फिर ये, ठीक है, फिर ये और एक ये, ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। इसको कहते हैं पाई 2p(x) बराबर पाई 2p(y). अच्छा, कार्बन बोला है, कार्बन के पी में 2 होते हैं ना, 2p2 होता है ना कार्बन में। जो कार्बन होता है, कार्बन का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2, 2s2 और 2p2 है। तो p में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2, और इधर भी बोलो 2, तो ये 1, 2, 3, 4 बिल्कुल आ रहे हैं। डीजनरेट मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। तो C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, इन
इट्स टू डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्या बोला इन्होंने, H2 प्लस आयन, H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है, H2 प्लस बिल्कुल एक ही इलेक्ट्रॉन है। O2 इज डायमैग्नेटिक, गलत, O2 प्लस, O2 प्लस में आपको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो 15 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मतलब कैसा, मैग्नेटिक आएगा, पैरा मैग्नेटिक। ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब पैरा मैग्नेटिक, तो पैरा मैग्नेटिक इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो यही आएगा, है ना। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा, इसका मतलब मेरा आंसर डी आएगा जो कि इनकरेक्ट है। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। 76 का 77 की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्रोमियम, लल्लू टाइप के सवाल हैं बिल्कुल, है ना, ये सवालों को तो गलत मत करना कम से कम। तो सल्फेट अगर था ये SO4 2 माइनस, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालेंगे, X प्लस, है ना। मैं चलो सॉल्व करके बता देता हूँ इधर आपको, भले लल्लू टाइप के सवाल है तो क्या हुआ, कुछ बच्चों ने शायद हो सकता है वो भी गलत करा हो। तो SO4 2 माइनस है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लो आप X, ऑक्सीजन पे जनरल चार्ज होता है -2 × 4 इक्वल टू -2, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे पास +6 आएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा PO4 3 माइनस, तो यहाँ पे फॉस्फोरस है, इसको लिखेंगे X, यहाँ पे -2 × 3, है ना, इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू बोलो कितना बन जाएगा, +5, बोलो आ रहा है। और अगला जो दिख रहा है वो आ रहा है आपका Cr2O7 2 माइनस, तो क्रोमियम यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, 2X प्लस -2 × 7 इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू आप निकालेंगे तो +6 आएगा, है ना। तो आप देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, +6 +5 और +6, है ना। तो फॉस्फोरस में आ रहा है +5, इसमें आ रहा है +5, इसमें आ रहा है +6, और इधर भी क्या आ रहा है, +6, तो फर्स्ट +5 +6 और +6, डी आंसर, ठीक। 77 वाला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोफिशिएंट्स ऑफ A, B, C आर फाउंड। चलो बैलेंस करके देख लेते हैं इसको। कोफिशिएंट्स ऑफ A, B, C फाउंड जो हो रहे हैं ऑन बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शंस। तो बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Cr2O7 2 माइनस, यहाँ मेरे पास SO2 है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है SO4 2 माइनस, और यहाँ पर आ रहा है Cr3 प्लस, ऐसा है, ठीक। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो जरा, ये इधर से इधर गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 क्रोमियम का, +6 से +3 जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे एटम को बैलेंस करना है, एटम को बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे भी मुझे 2 क्रोमियम करने हैं, एटम को बैलेंस करना है, 2 क्रोमियम है, एटम को क्या करना है, बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े अपन, तो SO2 से चले SO4, तो यहाँ पे चेंज जो आ रहा है वो 6 का आ रहा है, तो +4 का चार्ज है, +4 से +6 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है, आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, और इधर मिल जाएगा 4Cr3 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो 2 दिख रहा है ये 2 का मल्टीप्लाई क्रोमियम में करेंगे, क्रोमियम में चेंज कितने का आ रहा है, 6 का, क्रोमियम में चेंज कितने का है, 6 का, 6 का मल्टीप्लाई सल्फर में करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 6SO2, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 6SO4 2 माइनस। आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ अगर, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3SO2, यहाँ पे आ जाएगा 3SO4 2 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2Cr3 प्लस, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, ऑक्सीजन गिनो यहाँ पे, 7 और 6, 7 और 6 कितने ऑक्सीजन हो गए, 14 क्या 13 ऑक्सीजन, 3 4 जो 12, 3 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3H2O, और यहाँ पे लिखेंगे 6H प्लस, ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहला A बोला, तो A का कोफिशिएंट तो 1 आ रहा है,
ए बोला, ये वाला यहाँ पे, तो ए का कोफिशिएंट तो 1 आ रहा है फाइनल इक्वेशन में। बी मतलब बी मेरा, अरे यार SO3 2 माइनस है, गड़बड़ हो गई, SO2 नहीं, वो SO3 2 माइनस है, सॉरी SO3 2 माइनस। रुको भाई, इसको वापस करते हैं, मैं SO2 के उससे कर दिया, 2 मिनट जरा, है ना, हो जाता है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। वो SO3 2 माइनस है ना, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, मैं वापस बैलेंस कर रहा हूँ उसको, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। मैं इसको SO2 रीड कर गया, है ना, चलो कोई बात नहीं। Cr2O7 2 माइनस है, यहाँ पे आ गया SO3 2 माइनस, ठीक है। SO3 2 माइनस से आप चल रहे हैं SO4 2 माइनस की तरफ, है ना, और SO4 2 माइनस से आप चल रहे हैं यहाँ पे कितना, हालांकि वो आंसर मेरे को लगता वही आएगा, आंसर वही आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। 2 क्रोमियम है, +6 से +3 जा रहा है, +6 से +3 जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा क्योंकि 2 क्रोमियम है, और ये सल्फर पे यहाँ पे +4 चार्ज है, +4 से इधर चला, तो +4 से इधर चला तो ये 2 का चेंज आएगा, ऊपर 6 का चेंज है, नीचे 2 का चेंज है, बात समझे कि नहीं समझे। तो इधर 2 और इधर 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो अपन एक काम करो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये 3, 6 और 2 में कॉमन है ना, 3 का मल्टीप्लाई करा, नाउ 7 और 3 3 जा 9, 7 और 9 16 ऑक्सीजन, इधर 16 ऑक्सीजन, इधर 12 ऑक्सीजन, तो 4H2O लिखो, और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन मतलब 8H प्लस। अब क्रोमियम के आगे बोला है A, तो A की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे 1 है क्रोमियम के आगे। B का वैल्यू 3 आ रहा है, तो B मतलब B, यहाँ देखो ये B, तो B का वैल्यू आ रहा है 3, और आपसे बोला C, तो C का वैल्यू आ रहा है 8, तो 138, बात समझे, ये जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 138, दिस इज 138, क्लियर है, दिस इज 138, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 78 के बाद 79, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, बिल्कुल सिंपल है, ट्राई ब्रोमो ऑक्साइड ऑक्टा ऑक्साइड O8, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन NCERT का सवाल है, 3 ब्रोमीन बनाइए, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, 17 ग्रुप का एलिमेंट, 7 बॉन्ड, सेंट्रल ब्रोमीन थोड़ा सा डिफरेंस, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड देख लो, तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा B, ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन में है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो सवाल है ना, नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेनॉल, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेनॉल, तो अपन यहाँ पे देखो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखेंगे, यहाँ पर परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ इथेनॉल इनटू बोलो क्या है 100, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन तो यहाँ पे C2 आ रहा है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखें तो ये आ रहा है C2H5 और कितना आ रहा है OH, तो ये आ गया 24, ये आ गया 5 + 16 + 1, तो 24 25 30 इक्वल टू बोलो कितना 46 आ गया टोटल मास, तो ये आ जाएगा आपका 24/46 इंटू बोलो कितना है 100, क्लियर मेरी बात है ना, तो कैंसिल कर लो इसको, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 23, ये 1200 अपॉन में 23, लगभग ये 20 है ना, तो 6 है ना, 20 है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे कैंसिल करूँ, अगर मैं इसको 20 मान लूँ, तो 1200/20 अगर मैं करूँ तो 0, ये लगभग 60, लेकिन 23 मतलब 60 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 60 से थोड़ा सा कम आएगा, इसका मतलब लगभग ये मेरा आंसर यहाँ आएगा 52.14 के आसपास, बात समझे, है ना। अगर मैं इसको 23 मान लूँ, 20 मान लूँ, तो वो 60 से जाएगा, 2 6 12 है ना, 0 से 0 60, लेकिन हमारे पास नीचे 3 है, तो 3 मतलब 60 से थोड़ा कम आएगा, तो 60 थोड़ा कम मतलब कितना के आसपास जाएगा, ये 52 के आसपास जाएगा, 52.14, क्लियर।
कंपाउंड हैज 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन एंड 53.33% बोलो कौन है? ऑक्सीजन। एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। ये देखो, ये ऐसे सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज, परसेंटेज के बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद मोलर रेशियो, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपल रेशियो। मोलर रेशियो के बाद सिंपल रेशियो। क्लियर है ना। तो पहला एलिमेंट बोला है, फिर परसेंट बोला है, फिर एटॉमिक मास बोला है, फिर मोलर रेशियो, और फिर क्या बोला है? सिंपल रेशियो, है ना। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखें अपन, तो ये हमारे पास हमने एलिमेंट, परसेंट, एटॉमिक मास, मोलर रेशियो और सिंपल रेशियो देख लिया, है ना। नाउ इसमें अपन वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो एक मेरे पास एलिमेंट है कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन इज 40% है, हाइड्रोजन इज 6.67% है, ऑक्सीजन इज 53.33%, ठीक है। एटॉमिक मास इज 12, इज 1, इज बोलो कितना है? 16 है। तो मोलर रेशियो निकाल लो, 40/12, है ना। और यहाँ पे 6.67/1 और 53.33 बाय बोलो कितना है? 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 3.3, 6.6 और ये भी आएगा 3.3। अब सिंपल रेशियो में क्या करते हैं? जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, उसको लेके सबको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको लेके अपन क्या करते हैं? सबको डिवाइड करते हैं सिंपल रेशियो में, है ना। तो 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, 6.6 डिवाइडेड बाय 3.3, 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, कैंसिल हो गया 1, कैंसिल हो गया 2 और ये 1। तो आपका आंसर आ जाएगा CH2O, CH2O, CH2O 81, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 3 मोल्स ऑफ C3H8 कंबशन कंप्लीटली। चलो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। तो C3H8 इज प्रोपेन, इसका कंबशन कराया O2 के साथ, तो प्रोडक्ट मिला CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ लगाया 3, मैंने यहाँ लगाया 4, 3 2 6 4 और ये आ गया 5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड व्हेन 3 मोल्स ऑफ। तो देखो जरा इन दोनों में रिलेशन बोला है आपसे, इन दोनों में आपसे रिलेशन बोला है, इन दोनों में आपसे रिलेशन बोला है। तो जब 1 मोल प्रोपेन है तो 3 मोल CO2 मिल रहा है आपको। तो 3 मोल प्रोपेन से N ऑफ CO2 निकालना है। ये जब 1 है तो ये कितना है? 3, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो N ऑफ CO2 जो आएगा मेरा, वो आंसर मेरा आ जाएगा 9 मोल्स आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ 3M सोल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया है और मोलैलिटी पूछा है। अब एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, मैं उससे बताऊंगा नहीं, आपको जाना है प्रॉपर तरीके से, है ना। एक तरीका तो है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले को अप्लाई ना करें, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उससे जाएं थोड़ा सा, है ना। मेथड थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन आपको गलती नहीं होगी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस सवाल में मोलैरिटी दिया है और मोलैरिटी दिया है 3M। तो इसका मतलब है कि 3 मोल्स हैं मेरे पास सॉल्यूट के, और सॉल्यूट मेरा NaCl है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मेरा कितना है? 1 लीटर। तो मुझे मोलैलिटी निकालना है, तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। मेरा सॉल्यूट कितना है? 3 मोल्स है ना। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखता हूँ तो 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है ना। तो हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बोलो आया। तो डेंसिटी का वैल्यू आ रहा है 1.25, तो 1.25 का मल्टीप्लाई 1000 में कर दो तो M ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो M ऑफ सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 1250 बोलो क्या आएगा? ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन ही आ गया मेरे पास, मास ऑफ सोल्यूशन मेरे पास आ गया है 1250 कितना? ग्राम। मुझे मोलैलिटी निकालना ना, तो मोलैलिटी का तरीका क्या होता है? मोलैलिटी का तरीका होता है N ऑफ सोल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट
है ना, केजी में, ठीक है, ये होता है। अगर ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट निकालना है अगर मुझे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का क्या तरीका होगा, एम ऑफ सोल्यूशन, है ना, माइनस एम ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट करेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन मुझे पता है 1250 ग्राम, और एम ऑफ सल्यूट मुझे पता है, यहाँ से निकालो ना मोल्स, NaCl, तो 3 × 58.5 NaCl का मॉलिकुलर मास होता है। तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा। बात समझे कि नहीं समझे? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, रखो इसको वैल्यू को उठा के यहाँ पे। तो मोलैलिटी बराबर अपन लिखेंगे ऊपर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि ग्राम में रख रहा हूँ, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 1250 माइनस 3 × 58 पॉइंट कितना आ गया 5। तो आपका जो मोलैलिटी यहाँ से निकल कर आएगा, तो आपका जो मोलैलिटी यहाँ से निकल कर आएगा वो, इसको सॉल्व करने का, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है, तो वो 2.79 m के आसपास आएगा। इसका जो मोलैलिटी आएगा वो 2.79 m के आसपास आएगा। ये मैंने क्योंकि पहले से क्या कर रखा है, सॉल्व, इसलिए मुझे इसका आइडिया। तो आप इस तरीके से जाएं, फॉर्मूले से जाएंगे तो आप चांसेस है कि फॉर्मूला भूल जाएं, है ना। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल कर। अगला क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। कह रहे हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल को अगर आप कंसीडर करें, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को अगर आप कंसीडर करते हैं तो एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल गलत है। मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट और थर्ड जो है ये दोनों बिल्कुल कैसे हैं, करेक्ट हैं, कि एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है और यूनिफॉर्मली मास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन्स हैव मास बट नो चार्ज, गलत। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का मास भी होता है और चार्ज भी होता है। तो असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। 85 86 मैच द फॉलोइंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो कह रहा है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो देखते हैं इसको जरा क्या कहता है ये क्वेश्चन। सबसे पहला जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, तो इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस है, या चलो एक एक चीज़ें देखते हैं सिंपल से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा है ना। वो लॉज से पहले कंपेयर करते हैं क्वेश्चन को हम। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी 4 का जो है वो आपका ए आ जाएगा, 4 का, है ना, 4 का जो है वो क्या आ रहा है, ए। तो 4 का जो है वो ए आ रहा है ना। तो 4 का ए आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 4 का ए केवल ये ए ही ऑप्शन में दिख रहा है। 4 का जो ए आ रहा है वो केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है ना। बाकी भी कंपेयर कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू से लिखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड का बी, तो थर्ड का बी, तो थर्ड का बी बिल्कुल सही है। तो आपका यही आंसर आएगा। बात समझे, क्लियर एकदम। 86 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। 87 क्वेश्चन कह रहा है इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 6, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये न्यू नॉट की वैल्यू इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये बोला है। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बोला है। इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है तो वर्क फंक्शन मतलब सीधी सी बात है यार, ई नॉट की वैल्यू पूछी है, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पूछी है, फाई की वैल्यू पूछी है, तो एच न्यू नॉट करेंगे, है ना।
और एच नोट करोगे अगर ये, तो ईवी में पूछा है तो ईवी में तो पहले तो इसको निकाल लो, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होता है, और ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 14, है ना। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 3 बजा 6 6 36, 36 और 3 39, है ना। तो ये आ रहा है आपका 39.6 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स, ये आ रहा है। और हमें पता है कि 1 EV बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, ये होता है 1 EV का वैल्यू। तो आपका जूल्स इतना आ रहा है ना 39.6, मतलब मैं इसको राउंड ऑफ करके 40 मान ले रहा हूँ। तो 40 इंटू 10 की पावर -20 में कितने EV आ जाएंगे, x, है ना। तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो x बराबर आ जाएगा आपको 40 इंटू 10 की पावर -20 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये पॉइंट होके इधर आ जाएगा, ये 4 4 जा 16 और ये 4 10 जा 40, 100, ये आ गया 25, तो 25 है ना, या 2.5 मतलब लगभग ये इसके आसपास आ रहा है, दैट इज 2.48। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन पूछा था, आप डायरेक्टली एच न्यू नॉट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 88, क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 88 कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम कैन ओनली मूव इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोर्स मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स में से इलेक्ट्रॉन केवल उसमें ही घूम सकता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ये बात बिल्कुल सही है, बात समझे। MVR बराबर NH/2π, ये पढ़े हैं अपन। दूसरी बात कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड वैल्यूज होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, तो असर्शन रीजन दोनों सही है एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में नहीं घूम सकता, वो उसी शेल में घूमेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 89, है ना, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं अपन। आपसे बोला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, डिफाइंस द शेप, डिफाइंस द स्पिन डायरेक्शन, डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो होता है वो साइज को डिटरमाइन करेगा। साइज मतलब रेडियस, साइज मतलब क्या होता है, रेडियस। तो a जो है उसका जो आएगा वो आएगा b, है ना। तो a का जो आएगा b आएगा। उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर बोला है, फिर मैग्नेटिक स्पिन क्या बोला है, स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइंस दी स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये d का आ जाएगा आपका c, है ना। कंपेयर करो तो a का जो आ रहा है वो b आ रहा है, a का मतलब सेकंड, और b का जो आ रहा है वो थर्ड आ रहा है, a का सेकंड आ रहा है ना, a का 2 आ रहा है और d का c आ रहा है, a का सेकंड और d का c, तो d का मतलब 3। तो ये आपका आंसर इसके अंदर मैच करता है, a का सेकंड, है ना, और जो d दिख रहा है d का जो आ रहा है वो ये आ रहा है c, दैट इज 3, ठीक है। तो A2 है ना, b का 1 डिफाइंस द शेप, बिल्कुल सही है, और मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताता है, तो c का जो आएगा वो आपका d का जो आएगा c का 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो डाइपोल मोमेंट 0 अगर आपको देखना है तो पहला तो मुझे क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, तो क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव आएगा, है ना, क्लोरोफॉर्म, तो ये तो नहीं हो सकता। HCl में भी परमानेंट डाइपोल होता है, ये नेगेटिव और ये बोलो क्या है, पॉजिटिव। H2O जो होता है यहाँ भी आप देखें, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, ओह सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे भी बोलो कौन आया, प्लस। और CCl4 की अगर बात करूँ तो CCl4 की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो म्यू बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 0, म्यू बराबर बोलो क्या आएगा, 0। सो ये था बच्चों आपका पूरा केमिस्ट्री का सल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर में।